हेलो 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 माइक चेक। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या सभी को? ऑडियो आ रहा है? हेलो हेलो माइक चेक। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। हाँ भाई, सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? वेरी 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 गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। L3 का स्लाइड अभी तक नहीं आया क्या? तो उसे मैंने कल ही बोल दिया था, आज सुबह भी बोला था मैंने। हम बढ़िया मस्त मजे में। हाँ भाई, क्या हालचाल सभी के? हाँ, बैकलॉग सीरीज की क्लास का बोल दिया है ना, वो आज शाम तक मतलब अभी रात को इस क्लास हमारी ये क्लास खत्म होगी, तब तक वो ठीक हो जाएगी, चिंता ना करो। आपने मेरा नाम नहीं लिया, फैजान खान, बहुत बढ़िया। चल तो करें क्लास की शुरुआत। हाँ भाई, चलो आ गए सभी? ओके, तो आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5, धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें पढ़नी है। आज हमें बस एक ही बात करनी है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, बस इसी पे चर्चा करनी है, इसी पर सारी कहानी करनी है। ठीक है, चलिए तो करें क्लास की शुरुआत। हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। चलो ओके, लखनऊ की बातें चल रही है। देखो, लखनऊ की बातें मैं आपको बता दूंगा, और कल वाले एक बार मैं और कामे से डिस्कस करते कि कैसे हो सकता है कि हम लोग क्या करें कि आपसे थोड़ी देर मुलाकात हो जाए। चलिए ओके, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे कोई बात नहीं बेटा, वो ऐसे गुस्से में बोल देते पार्सर, है ना, पार्सर दिल के अच्छे हैं, चिंता ना करो। हाँ भाई, तो हेडिंग डालो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश। बहुत बड़ी हेडिंग और बहुत सारी बातें इसमें डिस्कस करने की। शुरुआत करें उससे पहले मैं बोल देता हूं, है ना, जैसे वो कोई भी सीरियल शुरू होता ना तो उसके पहले बोलते ना कि इस सीरियल में दिखाए गए सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई भी संबंध नहीं है। यदि किसी भी प्रकार का जीवित वस्तु के साथ या व्यक्ति के साथ संबंध पाया जाता है तो यह मात्र एक संयोग है। तो वैसी ही बात है कि यहां पर अगर आप आगे ये वाला टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ये वाला टॉपिक है, तो इस टॉपिक का पिछले किसी भी टॉपिक से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। लेकिन किंतु परंतु अपितु इस सवाल में आपको दिख रहा है एक गतिमान आवेश। गतिमान आवेश मतलब ये गति कर रहा है, ये गति कर रहा है। तो अगर यह गतिमान है, ये गति कर रहा है, मतलब गति तुझे आनी चाहिए, गति आनी चाहिए। मतलब कि वेग क्या होता है, संवेग क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए बस। तो मुझे उम्मीद है कि सबको ये वाली सारी बातें पता होगी। ठीक है, चलो भाई, तो हम करते हैं शुरुआत और हम इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। तो देखो यार, जैसे हमने विद्युत क्षेत्र में देखा था, विद्युत क्षेत्र में देखा था कि सर अगर हमारे पास कोई भी एक आवेश को हमने विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो उस पर विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा F बराबर QE बल लगाएगा। मतलब ये जो बल होगा, यह बल जो होगा, अगर पॉजिटिव आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। यह बल जो होगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने वाला है। ठीक है, तो यह बल क्या करवाएगा, यह बल कण को गति करवाएगा। यह विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और यह वाला बल जो है वो कण को गति करवाएगा।
अब इसमें कण गतिमान हो ना हो, रुका हो, चल रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बल तो लगेगा ही लगेगा। विद्युत क्षेत्र का बल जो था वो एक तरीके से गुरुत्वीय बल जैसा था, है ना। अगर आप पृथ्वी पे खड़े हो तो भी आप पे बल लग रहा है, आप गति कर रहे हो तो भी बल लग रहा है, आप इस दिशा में गति कर रहे हो तो भी गुरुत्वीय बल नीचे ही लग रहा है, आप गेंद को ऊपर फेंक दो तो भी गुरुत्वीय बल नीचे लगेगा, गेंद नीचे आएगी तो भी गुरुत्वीय बल नीचे लगेगा, गेंद रुकी हुई तो भी गुरुत्वीय बल लगेगा। mg 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 mg। लेकिन यहां पर अब हमें पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल क्या होता है उस पर पहले करते हैं थोड़ी सी चर्चा। मान के चलो कि यहां पर मेरे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तो अब यह चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, बी चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैंने कोई एक कण को प्रक्षेपित किया, यह चुंबकीय क्षेत्र बी बोल दिया, चुंबकीय क्षेत्र बी है, यहां पर कोई एक कण यहां इस बिंदु से, यह कण है जिसका द्रव्यमान m और आवेश q है, चुंबकीय क्षेत्र से किसी कोण थीटा पर प्रक्षेपित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र से कुछ कोण थीटा बना रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इससे कुछ कोण थीटा बना रहा है, v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। तो इस पे लगने वाला बल क्या होगा? हाँ, लॉरेंस फोर्स से, बिल्कुल लॉरेंस फोर्स पे भी चर्चा करेंगे, वो क्या होता है उसको भी समझेंगे, पहले जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए आप। तो अगर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र से किसी कोण थीटा पर यह एक कण जिसका द्रव्यमान m है, आवेश q है, v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। आप चाहे तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि b चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर v वेग से m द्रव्यमान और q आवेश का एक कण प्रक्षेपित किया जाता है। अब इस पर जो बल लगेगा F बल, वो F बल दिया जाता है q v क्रॉस b से। किससे दिया जाता है? q v क्रॉस b से। v क्रॉस b क्या हो गया? वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य क्रॉस प्रोडक्ट है। वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब कि वेग की दिशा इधर है सर, चुंबकीय क्षेत्र वो रहा, तो चुंबकीय क्षेत्र को चाटा मारूंगा तो बल लगा अंदर। मतलब सर अजीब बात हुई कि कर्ण को मैंने फेंका ऐसे, लेकिन बल लगेगा अंदर, तो क्या सर ये अंदर घूम जाएगा? हाँ, घूम सकता है, उस पर अभी हमें सारी चर्चाएं करनी है। तो यहां पर यह क्यू वी क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं सर? हम लिख सकते हो जाएगा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां पर क्यू वी बी साइन थीटा, अच्छा सर, अब क्यू वी बी साइन थीटा में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें पता होना चाहिए। तो देखो, अब यहां पर किसी भी कण पर बल लगे उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस या क्या इंपॉर्टेंट सी कंडीशंस है, यह हमें समझना होगा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट सी कंडीशंस है? पहली कंडीशन है कि वे क्यू जो होगा वह नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दूसरी बात, कण का वेग भी होना चाहिए। तीसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। और चौथी बार साइन थीटा 0 ना हो जाए, मतलब कोण कहीं 0 ना हो जाए, तब जाके चुंबकीय क्षेत्र जो है वह बल लगाएगा। चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो किसी कण पर बल लगाएगा। मतलब कि यहां पर यदि मान के चलो, यदि किसी कारणवश कण का वेग 0 हो गया तो बल 0 होगा, या आवेश 0 हो गया तो बल 0 होगा, या कोण साइन थीटा 0 हो गया या थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो भी बल नहीं लगाएगा चुंबकीय क्षेत्र। मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, वो एक तरीके से आप मान सकते हो कि ये कॉन्वेंट वाली लड़की है ना, जिसके भयंकर नखरे हैं, जिसके बहुत ज्यादा नखरे हैं, है ना, बहुत ज्यादा नखरे। अगर हमें यहां से वहां तक जाना है, हमें लुलु मॉल घूमने जाना है, तो हम तो ऑटो में ही जाएंगे, हम पैदल नहीं जाएंगे, हम बाइक पे नहीं बैठेंगे। अगर हमें कुछ भी खाना है तो हम तो मॉल के अंदर से खाएंगे, बाहर से नहीं लेंगे। हमें कपड़े पहनना है तो मॉल के ही कपड़े पहनेंगे, लोकल दुकानों के कपड़े हमें फिट नहीं आते, हमें पसंद नहीं आते। अगर हमें हाथ धोना है तो हमें तो हैंड वॉश चाहिए, साबुन से हम हाथ नहीं धोते। अगर हमारे बाल गिर रहे हैं तो हेयर ड्रायर चाहिए, टॉवेल से बाल नहीं सूखते। तो यही खतरनाक जो
यही इसी प्रकार के जो खतरनाक नाटक है वो चुंबकीय क्षेत्र ही है ना। इतनी आसानी से ये कण पर बल नहीं लगाएगा। बाकी हमारा विद्युत क्षेत्र कितना प्यारा था, है ना, वह कहीं पर भी कैसा भी घूम रहा हो बल लगा देता था, है ना, कहीं पर भी कैसे भी घूम रहा हो वह बल लगा ही देता था। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, है ना, यहां ऐसा नहीं होगा। यहां पर यह अगर कण के पास वेग नहीं है तो कोई बल नहीं लगाया। कण अगर मान के चल चुंबकीय क्षेत्र में सवाल बोला कि एक कण को रखा गया चुंबकीय क्षेत्र में, तो बोल बस लगा रहेगा, रखा रहेगा, है ना, वह रखा रहेगा, रखा रहेगा, रखा रहेगा, वह उस पर कोई बल नहीं लगाएगा, वो रखा का रखा रह जाएगा जिंदगी भर। उसके पास आवेश नहीं है, तो आवेश नहीं है मतलब क्या हो गया, आवेश नहीं है तो वो न्यूट्रॉन हो गया, तो न्यूट्रॉन पे कभी बल नहीं लगेगा। हाँ सर ये नखरे, तो ये एक नखरा, देखो विद्युत क्षेत्र का बस एक ही नखरा था, क्या कि आवेश होना चाहिए बस। तो सर ये वाली बात तो विद्युत क्षेत्र में भी सही थी, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में अगर मान के चलो कण का कोण 0 हो गया, मतलब आपने बोला कि भैया मैं आवेशित कण भी लेकर आऊंगा तेरे लिए, आपने बोला कि हम तेरे लिए आवेशित कण भी लेकर आए हैं, आपने बोला कि यार इसको थोड़ा सा कलर बदल देते हैं, हाँ आपने बोला कि हम कण भी लेकर आए, आपने बोला आवेशित कण भी ले आए, आपने बोला वेग भी दिया। लेकिन अगर मान के चलो आपने उस कण को फेंका तो सही, लेकिन आपने उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फेंक दिया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फेंक दिया, इस दिशा में वेग दे दिया, तो यहां पर इस दिशा में वेग देगा तो यह सीधा ही चला जाएगा, इस पे कोई बल नहीं लगेगा, ये सीधा 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 हमेशा सीधा ही निकल जाएगा वी वेग से m द्रव्यमान और q आवेश का कण, इस पर कोई बल लगने वाला नहीं है। ठीक है, अब मान के चलो कि हमने बोला चलो ठीक है यार तुम्हारी सारी बातें मान लेते, हमें कण पर बल लगवाना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र का बल फील करवाना है, तो क्या होगा, तो मैक्सिमम बल कब लग सकता है, मैक्सिमम बल जब लग सकता है जब यहां पर कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, जब साइन 90 हो जाए, जब साइन 90 डिग्री हो जाए तब बल लग सकता है, बोल हाँ है ना, जब साइन की वैल्यू क्या हो जाए, साइन 90 डिग्री हो जाए सर तब बल लग सकता है। तो अब हम यहां पर एक पर्टिकुलर कंडीशन पे सबसे पहले काम करेंगे कि अगर 90 डिग्री का कोण हो जाए तब बल कितना लगता है और क्या कार्यक्रम होता है। ठीक है, क्या यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ गई कि यहां पर सर अगर मान के चलो हमने बोला कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तल के लंबवत और अंदर की तरफ हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत और अंदर की तरफ हो जाए, तो अगर यह तल के लंबवत और अंदर की तरफ हो गया तो उस कंडीशन में बल कितना लगेगा ये अब हमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है, यह हमें कैलकुलेट करना है। तो यह कुछ चुंबकीय क्षेत्र मैंने बनाया तल के लंबवत और अंदर की तरफ बना दिया, क्रॉस बनाया मतलब तल के लंबवत और अंदर की तरफ है। अब अगर मान के चलो मैंने कण को यहां पर v वेग दिया, m द्रव्यमान का कण है, v वेग दिया, कितना वेग दिया, v वेग दिया m द्रव्यमान के कण को, q आवेश है, तो अब क्या होगा यह अब हम समझते जानते पहचानते सोचते हैं और करने की कोशिश करते हैं। ये इसका चुंबकीय क्षेत्र b है, तो क्या होगा इस कंडीशन में, तो यहां पर वेग अंदर, वेग इस तरफ होगा, चुंबकीय क्षेत्र कहां है, अंदर की ओर है, तो बल कहां लगा, ऊपर लगा सर, ऊपर, कहां लगा बल, ऊपर लगा। मतलब यहां पर सबसे पहली बात कि यह जो हमने स्थिति बनाई है इसमें थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है, थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि वेग इधर है चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो थीटा का मान 90 डिग्री, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट सी बात। दूसरी बात कि सर अगर कोण का मान 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में बल कितना लगेगा, तो बल जो लगेगा वो लगेगा QVB साइन 90, तो साइन 90 तो सर 1 हो गया, या बल की वैल्यू होगी QVB आ गया, है ना। इतने नखरे सहन करने के बाद में हमने बोला कि चलो भाई किसी ना किसी प्रकार से एक ऐसी स्थिति लगा ली हमने कि हम कुछ तो बल अनुभव कर पाए इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो यहां पर अगर चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल लगा तो बल किस दिशा में लगा, सर अभी अभी हमने देखा कि वेग इधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो बल लगेगा ऊपर की ओर, तो हमने बोला ओके डन, तो यहां पर डन 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 हमने बोला बल लगा दो ऊपर, तो ये बल लगा ऊपर की दिशा में F बल। अच्छा, क्या तुम्हें कुछ अनुभव हो पा रहा है कि ये कहां घूमेगा, किस ओर जाएगा, तो सर हमको यह बात समझ में आती है कि अगर यह बल लग रहा है
ऊपर की ओर, वेग इधर है तो इसे कहीं इस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ ऐसा गोल, इस तरफ घूमना चाहिए, घूमना चाहिए इस तरफ, ठीक है। अच्छा ओके सर, अगर इसे इस तरफ घूमना है तो एक और स्थिति पर हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि मान के चलो ये घूमते घूमते कहीं यहां पर पहुंचा होता कण, तो अब इस पे वेग इस दिशा में है, तो अब आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता है, बल की दिशा बताइए। तो वेग इधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, तो बल इस तरफ लगा, कण घुमा 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 यहां पर पहुंचा, तो सर वेग इधर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, बल इस तरफ लगा। कण यहां पहुंचा, वेग इधर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, बल नीचे लगा, और घुमा और घुमा और घुमा और घुमा और घुमा और घुमा, यहां आया तो वेग अंदर, वेग नीचे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, बल इधर लगा, फिर और घुमा, वेग इधर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, बल इधर लगा, यहां पहुंचा, वेग इधर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, बल ऊपर लगा। मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि सर हर एक स्थिति में जो बल है वो वेग के लंबवत है। हर एक स्थिति में बल जो है वो वेग के लंबवत है। तो बल अगर हर स्थिति में वेग के लंबवत होगा, और होना भी चाहिए, क्यों ना हो भाई, क्यों ना हो लंबवत, क्योंकि यहां पर एक क्रॉस प्रोडक्ट, हमने ये बात आदि अनादि काल पहले से पढ़ी हुई है कि सर यहां पर अगर जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमारे पास ए क्रॉस बी करते तो सी जो होता है वो ए और बी के लंबवत होता है। तो यहां पर वही वाली कहानी होगी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो अगर विद्युत क्षेत्र का तल, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ है, वेग इधर है तो बल ऊपर होना चाहिए, तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। यहां पर बल, इधर वेग, चुंबकीय क्षेत्र अंदर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा अंदर ही है। तो सर अगर वेग इधर आया तो बल इधर चले जाएगा, वेग इधर आया तो बल इधर चले जाएगा, वेग इधर आया तो बल इधर चले जाएगा, वेग इधर हुआ तो बल इधर चले जाएगा, वेग इधर हुआ तो बल इधर चले जाएगा, वेग इधर आया तो बल इधर चले जाएगा। ये हमेशा एक दूसरे के लंबवत ही रहेंगे। और हमें पता है, क्या पता है हमें पता है कि जब भी बल लंबवत होता है वेग के, जब बल लंबवत होता है वेग के, तो इसका मतलब यहां पर एक समान वृत्तीय गति होती है। क्या होती है? एक समान वृत्तीय गति। तो यहां पर एक बार पहले हम इसका पथ बना देते हैं आप लोगों को। इसका यह पथ रहने वाला है, और यह कैसा रहने वाला है? सर यह एक समान वृत्तीय गति रहने वाली है। कैसी गति रहने वाली है? एक समान वृत्तीय गति रहने वाली है। तो यहां पर यह गति जो है, यहां पर देखो, एक बार आप चाहो तो मैं फिर से बना के बता देता हूं कि कण जहां ये इधर जाएगा तो वेग इस तरफ होगा, बल अंदर की तरफ आएगा, 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 कण यहां पहुंचेगा, बल अंदर की तरफ आएगा, कण यहां पहुंचेगा, बल अंदर की तरफ आएगा। तो हर एक बिंदु पर जो बल होगा वह अंदर की तरफ ही आएगा। तो यहां पर एक समान वृत्तीय गति होगी। क्या होगी? एक समान वृत्तीय गति होगी। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब एक कण m द्रव्यमान का q आवेशित कण अगर गति करेगा तो यह एक समान वृत्तीय गति करेगा। तो एक समान वृत्तीय गति की सारी बातें अब यहां पे लग जाएगी। एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति क्या होता है? याद है भैया? एक समान वृत्तीय गति क्या होता है? सर एक समान वृत्तीय गति में हमें पता है कि यहां पर, अच्छा, जो बल लग रहा है उस बल को क्या बोलेंगे? अब हमारे पास जो हमारा चुंबकीय बल FB है वो कौन सा बल बन चुका है? सर अब यह हमारे पास जो एक समान वृत्तीय गति हो रही है और इसमें हमारे पास जो बल है जो सदैव केंद्र की ओर लग रहा है, इसे अब हम अभिकेंद्रीय बल बोलेंगे। कौन सा बल बोलेंगे? अभिकेंद्रीय बल बोलेंगे। अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा ये।
कौन सा बल कहलाएगा? अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। और अभिकेंद्रीय बल का मान क्या होता है? सर अभिकेंद्रीय बल का मान होता है mv²/r। मतलब मैं लिख सकता हूं Fb बराबर होगा अभिकेंद्रीय बल के, मतलब एक्चुअल में इसे वृत्तीय गति करवाने के लिए अब कौन बल दे रहा है? याद करो वृत्तीय गति की वो पहली क्लास मैंने तुम्हें बोला था कि अभिकेंद्रीय बल परिमाणी बल है, जो कोई ना कोई देगा। तो पहले रस्सी में तनाव ने दिया था, जब रस्सी में एक पत्थर को पकड़ के घुमा रहे थे। फिर हमने सुना सर कि यह गुरुत्वीय बल के द्वारा भी दिया जा सकता है। फिर स्प्रिंग में पकड़कर किसी भी रस्सी में एक स्प्रिंग में एक ब्लॉक को बांध दिया, वो घुमा रहे थे। या हमने ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में पढ़ी थी। या इसके बाद में हमने पढ़ा था कि बंकित सड़क पर सर अभिलंब प्रतिक्रिया बल का एक घटक अभिलंब प्रतिक्रिया बल दे रहा है, या अभिलंब प्रतिक्रिया बल का एक घटक हमें अभिकेंद्रीय बल दे रहा है, घर्षण अभिकेंद्रीय बल दे रहा है। हर किसी ने मिलकर हमारी मदद करी और आज हमारी मदद के लिए कौन आया है? चुंबकीय बल, है ना। तो देखो अगर तुम बेसिकली समझो तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में अगर आप पूरा जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, अगर आप एक बॉटम लाइन करना चाहोगे, हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? दो चीजें, बल और ऊर्जा के बारे में। कहानी खत्म, पैसा आ जाए। हम हर किसी का एक बल निकालना चाहते हैं और हम उसके बारे में, उसकी ऊर्जा के बारे में जानना चाहते हैं। यही मेन मकसद होता है। स्थिर विद्युतिकी में क्या करा? स्थिर विद्युतिकी में दो आवेश थे, तो दो आवेश के कारण उसमें कितना बल लग रहा है ये जानना चाहा, उसके कारण उसमें ऊर्जा कितनी ये जानना चाहिए। जब विद्युत धारा पड़ी तो विद्युत धारा में भी क्या पड़ा कि हमारे पास जो कण गतिमान है वो किस वजह से गतिमान हो रहे? विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है उन पर, इलेक्ट्रॉन पे बल लगा रहा है, इसकी वजह से वो गतिमान हुए और विद्युत धारा बनी। फिर उसमें भी क्या पड़ा कि ये धारा जब प्रवाहित होती है तो इसमें शक्ति में हानि क्या होती है? इसकी पावर पड़ी। फिर हम पढ़ रहे चुंबकीय क्षेत्र वाला, तो चुंबकीय क्षेत्र में भी हमने सबसे पहले क्या देखा कि अगर हमारे पास गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र में अगर हमारे पास कण है तो उसके कारण उसमें बल कितना लगेगा। तो पूरा फिजिक्स बल और ऊर्जा के ऊपर ही टिका हुआ है, दो ही बातें, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह क्या होगा? चुंबकीय बल जो होगा QVB हो जाएगा और ये हो जाएगा mv²/r। तो एक v से एक v कट गया, तो यहां से मैं इसकी त्रिज्या का मान निकाल सकता हूं। ये हो जाएगा mv/qb। ये फॉर्मूला आपको आधी नींद में भी याद होना चाहिए। mv/qb इसकी त्रिज्या होती है। जब भी यह कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो इसकी त्रिज्या mv/qb होगी। क्या होगी? mv/qb होगी। अच्छा, अब इसकी त्रिज्या पर और भी चर्चा करें उससे पहले हम इसको एक और एंगल देके खत्म कर देते। एक समान वृत्तीय गति में आप लोगों को क्या कुछ बातें याद है? एक समान वृत्तीय गति में क्या क्या होता था? एक समान वृत्तीय गति में क्या क्या होता था? सर एक समान वृत्तीय गति में हमें अच्छे से याद है कि यह एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। यह कण भले ही खुश है आज अपनी जिंदगी में कि इसे वह चुंबकीय क्षेत्र बल लगा रहा है जो बहुत नखरे वाला था, और यह कण ने इस चुंबकीय क्षेत्र को पटा लिया कि भाई अब तू भी हम पर बल लगा, हम भी मौज करेंगे। लेकिन असल में कण मौज नहीं कर रहा है, मजे तो चुंबकीय क्षेत्र ही ले रहा है फिर भी। क्यों? क्योंकि सर इसके नखरे ही इतने थे, अगर उठा भी लिए तो मजे लिए बगैर मानेगा नहीं। क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये बस इसे गोल गोल नचा रहा है, बस इसे गोल गोल नचा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। हमें पता है सर ये इसे गोल गोल घुमा रहा है, इसकी चाल नियत होगी, इसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं है। उसको लग रहा वाह भाई वाह मजे हो रहे, मैं जिंदगी में गोल गोल घूम रहा। अरे नहीं, गोल गोल नहीं घूम रहा, इसका कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसका नेट कार्य या कार्य जो होगा वह शून्य हो रहा है। इसे लग रहा है कि इसको बहुत मजा दिया जा रहा है। नहीं, कोई मजा नहीं दिया जा रहा है, इसके मजे लिए जा रहे हैं असल में, है ना। कभी कभार ऐसा लगता है ना कि अरे हाँ मेरे को बहुत मजा आ रहा है। नहीं, मजे दूसरों को आ रहे हैं तुम्हें देख कर। तो यहाँ पर इससे कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, बस ये गोल गोल घूम रहा है, नेट कार्य शून्य हो गया। इसकी ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? शून्य होगा, या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा। अच्छा, इसे नियत की जगह में शून्य लिख देता हूं, कार्य शून्य होगा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी शून्य होगा। साथ ही साथ इसमें गतिज ऊर्जा, अगर केवल गतिज ऊर्जा बोलेंगे तो नियत होगी, ठीक है। बस एक ही चीज बदल रही है जो है अदिश। हाँ, याद करो यह सब कुछ मैंने आपको जब एक समान वृत्तीय गति बताई थी तब ये सारी बातें बताई थी
क्या कि एक समानुवर्ती गति में चाल नियत होती है, कार्य शून्य होता है, गति ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, गति ऊर्जा नियत होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं संवेग की या वेग की, तो वेग जो है वह बदल रहा है। वेग, संवेग, यह कैसे अनियत है। क्यों अनियत है सर जी? ये दोनों अनियत क्यों है? क्योंकि इनकी दिशा बदल रही है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। दिशा बदल रही है। क्या हो रहा है? दिशा बदलती है। दिशा बदल रही है इसलिए वो बदल रहे हैं, वरना परिमाण तो उनका भी नहीं बदल रहा है। पावर, बिल्कुल सही बात। एक बालक के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नाम क्या है इसका? महेंद्र के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। यहां पर गतिज ऊर्जा भी शून्य और उसकी पावर भी जो होगी, पावर भी 0 होगी। पावर क्या होता था? एफ डॉट वी। तो यहां पर एफ और वी, बल और वेग जो है एक दूसरे के लंबवत है। अच्छा भाई, तो सर इसने तो मुझे गोल गोल घुमा दिया, बस मेरे तो मजे ले लिए। अब तुझे क्या करना? वो चुंबकीय क्षेत्र और कण के आपस का मामला है। हम तो इनका कंक्लूजन निकालते हैं। आर बराबर होता है एमवी बटे में क्यूबी। हम चाहे तो इसे क्या क्या लिख सकते हैं? और सर हम चाहे तो इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं, आर बराबर पी बटे में क्यूबी, मतलब संवेग बटे में क्यूबी हो सकता है। एमवी को क्यूबी लिख दिया, अरे एमवी को पी लिख दिया, पी बटे में क्यूबी हो गया। अच्छा, अगला फॉर्मूला मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, जैसे √2m के ई लिख सकता हूं बटे में क्यूबी। ठीक है, मैं चाहूं तो इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, आर बराबर होगा √2m इंटू ईवी बटे में क्यूबी। अच्छा, ई या क्यूवी लिखना चाहिए मुझे यहां पर, बटे में क्यूवी। ये तीनों क्या बनाए मैंने? एमवी की जगह तो पी बटे में क्यूबी लिख दिया। हाँ सर, ये तो मुझे समझ में आया। ये लिखा, संवेग की जगह √2m इंटू गतिज ऊर्जा लिख दिया। ये भी मुझे समझ में आया, बहुत बढ़िया बात। लेकिन 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 ये क्या कर दिया सर आपने? ये क्या कर दिया? यहां पर जो गतिज ऊर्जा थी, तो गतिज ऊर्जा को क्या मैं लिख सकता हूं? गतिज ऊर्जा कहां से आई होगी? तो कोई कण के पास, जैसे ये यहां पर वेग इसके पास कहां से आया होगा? पहले से कहीं से लेकर आया होगा। तो कहीं से यह v विभव से त्वरित हुआ होगा। किससे त्वरित हुआ होगा? v विभव और q आवेश। याद करो, ऊर्जा में परिवर्तन क्या लिखते हैं कण के लिए? q इंटू क्यू, या हमने स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वह किसके बराबर लिखा था? गतिज ऊर्जा में। और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? Q इंटू वी होता है। तो ये Q इंटू वी लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे यहाँ पे? Q इंटू वी हमारा सही जवाब होगा। क्लियर है मामला? तो यह कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा सर, अच्छा एक और छोटी सी बात, क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं इसे? ये एक Q से एक Q काट दूं मैं, तो ये R बराबर हो जाएगा √2m v बटे में, देखिए रूट क्यू है, ये नीचे क्यू है तो नीचे रूट क्यू बचेगा, और 1/b, b पर रूट नहीं आएगा। ये भी हम कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। अरे बोल राजा बोल, आया तुझे समझ में? तो यह सारे फॉर्मूले वेग के बना सकते हैं। अब हमें सवाल कैसा आ सकता है? हमें सवाल बोलेगा कि भैया हमारे पास ये कण है या एक से ज्यादा कण है, उन्हें हमने समान वेग से प्रक्षेपित किया, तो बताइए त्रिज्या का अनुपात क्या आएगा? किसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, किसकी त्रिज्या कम होगी? वह सब कुछ कर सकते हैं। √2m कहां से आया बेटा? कितना दुखी करोगे? क्या चाहते हो? यह है ना, यहां पर ये मैंने ये कैसे बताऊं मैं तुझे कि ये 2m कहां से आया? यह संवेग का सूत्र होता बेटा √2 के √2। अच्छा रुक जाओ, ओहो वेट अ मिनट, 3-4 और डाउट आ गए। कार्य शून्य क्या होगा? हाँ ठीक है, मैं इन सारे डाउट का जवाब बता देता हूं। सारे डाउट का जवाब एक ही बार कर देता हूं। क्लास शुरू होने से पहले, टॉपिक शुरू होने से पहले, हेडिंग डालने से पहले मैंने एक बात बोली थी, जैसे टीवी सीरियल में रहता है क्या, कि अगर किसी भी चीज का आपकी जिंदगी से कोई संबंध पाया जाता है तो यह महज एक संयोग है। तो आप यही मानो कि यहां पर आप यह संयोग क्यों नहीं बिठा पा रहे हो? क्योंकि तुमने पहले का कुछ नहीं पढ़ा।
तुम ठंडन गोपाल हो, तुम्हें कुछ ना आता, तुम्हारे भेजे में पीछे का माला खाली है, आगे का माला तुम किराए से देने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक बात ध्यान रखो कि माना कि तुम्हारी पूरी बिल्डिंग खाली थी, नीचे के माले में कोई किराएदार मिल नहीं रहा है, माना ऊपर के माले में कोई किराएदार रहने भी आ गया, तो उसको पता है कि नीचे वाले माले में कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है, कुछ भूत प्रेत का चक्कर है कि नीचे कोई रहने नहीं आता, वो भी बिल्डिंग छोड़ के भाग जाएगा। तो बेस्ट है कि या तो नीचे वाले माले में पहले उसको शिफ्ट कर दो, ऊपर वाला माला फिर किसी और को किराए पे देना। मतलब कि यह कक्षा 11वीं में पढ़ाया गया था, 11वीं में पढ़ाया गया था, जब हमने कक्षा 11वीं पढ़ा दी थी तब बताई गई थी बात, वरना दुनिया में सबको लगता रह जाएगा कि नीचे वाला माले में भूत प्रेत का चक्कर है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो जिनको नहीं पता उनको मैं एक बार बता देता हूं, ये एक फॉर्मूला होता है, संवेग बराबर होता है √2mke, ये फॉर्मूला होता है। और इसी प्रकार से ये फॉर्मूला होता है √2mqe। यह कक्षा 11वीं में पढ़ाया जाता है सब कुछ, ये सारी बातें कक्षा 11वीं में पढ़ाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना। अच्छा, इसमें क्या क्या बोल रहा था मैं कि अगर मान के चलो मेरे पास कण का चाल नियत है, मतलब मान के चलो मैंने अलग अलग कण समान चाल से फेंके, तो क्या होगा। तो सर यहां पर अगर चाल नियत है, ये सवाल काम करने में काम आएगा ना। तो भिन्न कण के लिए यदि भिन्न कणों के लिए सबसे पहली बात चाल नियत है। तो अगर चाल नियत होगी मतलब चाल समान है, नियत नहीं लिखेंगे, समान है, मतलब अलग अलग कण को समान चाल से फेंका, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या आएगा। तो देखो यार, यहां पर हम बोल सकते हैं R बराबर mv बटा QB होगा, समान चुंबकीय क्षेत्र समान चाल से फेंके गए, तो यहां पर जो त्रिज्या आएगी वह समानुपाती होगी उनका द्रव्यमान बटे में आवेश के अनुपात के। इस पर सवाल करेंगे, चिंता ना करो। इसी प्रकार से अगर मान कर चलो हमने इन्हें फेंका समान संवेग से, तो यहां पर हमने लिखा संवेग समान होगा। तो अगर संवेग समान होगा तो त्रिज्या व्यक्रमानुपाती आएगी आवेश के, जिसका आवेश कम उसकी त्रिज्या ज्यादा। इसी प्रकार से ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहां पर कार्य 0 क्यों होगा। देख ले भाई, तू वो भी देख ही ले ना, 5 बार कमेंट कर दिया कार्य 0 क्यों होगा, क्योंकि कार्य होता है विस्थापन, F.S जो होता है वो कार्य होता है। तो यहां पर विस्थापन इधर हो रहा है, बल इधर लग रहा है, तो ये एक दूसरे के लंबवत है। तो अगर कोण 90 डिग्री होता है तो उस कंडीशन में कार्य 0 होता है। याद है वो कुली वाला एग्जाम्पल बताया था तेरी मैडम ने कक्षा 9वीं में कि कुली ऊपर की तरफ बल लगा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो कुली का कार्य 0 होता है। तो वही वाली बात यहां पर भी होगी। तो यहां पर संवेग समान होगा। यदि मान के चलो गतिज ऊर्जा समान होती है, के समान होता है, समान गतिज ऊर्जा से हम इन्हें प्रक्षेपित करते हैं, तो इनकी जो त्रिज्या होगी वह किसके समानुपाती होगी। सर गतिज ऊर्जा सब में समान है, तो √m बटा क्यू के समानुपाती होगी त्रिज्या। और इसी प्रकार से अगर मान के चलो समान, अच्छा यहां पे लिख लो यार फॉर्मूला का भी डाउट, तो v क्या है, v विभव है, v समान हो या समान विभव से त्वरित करते हैं, तो क्या होगा उस कंडीशन में। सर यहां पर विभव समान है, चुंबकीय क्षेत्र समान, तो हम लिखेंगे R समानुपाती हो जाएगा √m बटे में Q के समानुपाती होगा। ठीक है, तो यह कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से अब इसके अलावा और क्या बातें हो सकती है ना। इसके अलावा हमें इसमें पहले थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। इसमें अब ये पूछ सकता है कि अगर यार आपके पास ये जो कण है वह अलग अलग चाल से, या मान के चलो एक ही कण जो है उसको हमने v चाल से फेंका, तो यहां पर अगर मैं इसमें और तेज कण को फेंकूंगा
तो क्या इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी? बिल्कुल सर, जितना तेज कण फेंका जाएगा उतनी ज्यादा त्रिज्या होगी, जितना तेज कण फेंका जाएगा उतनी ज्यादा त्रिज्या होगी। मतलब कि अगर मान के चलो यहां पे मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र है, तो जितना तेज कण फेंकूंगा मैं, मान के चलो मैंने यहां पर पहला वाला कण फेंका जिसका पथ जो है वो मैं बना रहा हूं, तो ये पहला वाला कण फेंका, इसका पथ तो चुटकुसा है क्योंकि मैंने धीमे फेंका इसे। कैसा फेंका सर? धीमे फेंका इस कण को। मान के चलो इसके अलावा मैंने एक और कण फेंका जिसको और तेज फेंका, वो उसी बिंदु से, एग्जैक्टली इसी बिंदु से फेंक रहा हूं मैं, तो क्या होगा सर? सर इसकी चाल जो है वह बढ़ जाएगी, इसकी चाल जो है वह बढ़ जाएगी। मान के चलो तीसरा कण भी फेंका, एग्जैक्ट उसी बिंदु से और तेज फेंका, तो उसकी चाल और बढ़ जाएगी। तो सर चाल बढ़ने से क्या होता है? चाल बढ़ने से त्रिज्या बढ़ जाती है। चाल बढ़ने से क्या होता है बालक? त्रिज्या बढ़ जाती है गुरुजी, त्रिज्या बढ़ जाती है। तो इस सब से हम क्या समझे? इस सब से यह समझे कि अगर मेरे मान के चलो 3 कण फेंके, 3 कण फेंके, तो 3 कण फेंके मैंने यहां पर, यहां से मैंने 3 कण फेंके, तो पहला जाएगा और तेज, और तेज। तो इन सब का आवर्त काल क्या लिख सकता हूं मैं, है ना? तो अब मैं चर्चा करना चाह रहा हूं आवर्त काल पे। तो कण का आवर्त काल, आवर्त काल क्या होता है सर? टी बराबर होता है 2 पाई आर बटे में वी। क्या होता है? 2 पाई आर बटे में वी ना। कैपिटल आर लिख दो, अभी तक त्रिज्या को कैपिटल आर लिखता है, बुरा ना मान जाइए कहीं। तो 2 पाई आर बटे में वी होता है। अच्छा, आर क्या होता है? आर क्या होता है सर? आर बराबर होता है एमवी बटे में क्यूबी, या आप चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हो, आर बराबर होता है एमवी बटे में क्यूबी, या वी नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा आर बटे में वी बराबर होगा एम बटे में क्यूबी। तो मैं चाहूं तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू उठा के रख दूं, इस फॉर्मूले में वैल्यू उठा के रख दूं। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं प्यारे? मैं बोल सकता हूं कि सर टी का मान जो आ जाएगा 2 पाई इंटू एम बटे में क्यूबी। अच्छा सर, 2 पाई इंटू एम बटे में क्यूबी। टी क्या है? आवर्त काल है। मैंने इस फॉर्मूले को देखा और मैंने बहुत ध्यान से देखा, और फिर मैंने सोचा कि सर आवर्त काल जो आया है यहां पर, आपने जो डेरिवेशन किया उसके हिसाब से आवर्त काल तो चाल और त्रिज्या पर निर्भर कर ही नहीं रहा है। ये क्या हुआ? यह चाल और त्रिज्या पर, यह चाल और त्रिज्या पर, चाल और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। चाल और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। हाँ सर, मतलब कि अगर मैं किसी कण को बहुत तेज फेंक रहा हूं तो उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, और तेज फेंकूंगा त्रिज्या और ज्यादा होगी, और तेज फेंकूंगा उसकी त्रिज्या और ज्यादा होगी, लेकिन इन सब का आवर्तकाल समान आएगा। आवर्तकाल समान आएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कण को तेज फेंक रहा हूं तो उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी लेकिन आवर्तकाल समान होगा। सर समझ नहीं आ रहा? ऐसा समझ। मैंने यहां पे मैंने यहां पर 3 गोलियां रखी, इनको आवेश दे दिया, इनको फायर करा, एक को धीरे, एक को तेज, एक को और तेज। तो तीनों जाएंगी अलग अलग पथ पर। ये छोटा पथ लेगी, ये बड़ा लेगी, ये और बड़ा लेगी, लेकिन तीनों समान समय पर यहां पर आएगी। क्यों? क्योंकि उनका आवर्तकाल सेम है। आवर्तकाल सेम है मतलब कि यहां पर ये आधा चक्कर भी जब कंप्लीट करेगी तो तीनों समान पर होगी। 1/4 में भी सर तीनों 1/4 पर होगी। जब पूरा चक्कर कंप्लीट करेगी तो भी समान साथ में आएगी। मतलब ये जाएंगी वही है ना। मतलब इससे वो आपने अगर ये कभी कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह रहते हैं, साइंस के वीडियोस रहते हैं, उसमें करके भी बताते कि हम अगर हमने एक कण को फेंका तो उसमें अगर हमने अलग अलग वेग दिया, भले ही त्रिज्या अलग अलग है, वेग अलग अलग है, लेकिन सब साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे, साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे, साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे, हमेशा साथ ही चलेंगे, हमेशा साथ ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका आवर्तकाल जो है वो चाल और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। जितना तेज फेंकोगे उतना लंबा चलेगा। मतलब मान के चल मेरे पास यहाँ पे 3 कण है, 3 कण है ना। इसे कण नंबर 1 बोल देते, कण नंबर 2, कण नंबर 3। तो मुझे पता है चाल जो है
है ना, चाल तीसरे वाले की ज्यादा है, दूसरे वाले की कम है, पहले वाले की सबसे कम है, त्रिज्या भी जो होगी वो तीसरे वाले की सबसे ज्यादा होगी। सर तीसरा वाला सबसे दूर घूम रहा है, तो त्रिज्या ज्यादा, उससे कम दूसरे वाले की, सबसे कम पहले वाले की। लेकिन साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला बना टी का वह चाल और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, अब अगर ये बात चमकती है तो और क्या हो सकता है? सर यहां पर t बराबर हम लिख रहे 2 पाई m बटा क्यूबी। ठीक है, अब वैसे पूछते तो नहीं यार इतना डिटेल में नीट में, वैसे इस पे आज के आगे कोई सवाल नहीं आया नीट में, लेकिन फिर भी मैं एक दो फॉर्मूले और डिराइव कर देता हूं आपको, क्योंकि कक्षा 11वीं, आप कक्षा 11वीं जो पढ़ चुके उनके लिए हमें पता है t बराबर होता है 2 पाई बटा ओमेगा। क्या होता है? 2 पाई बटा ओमेगा। तो यहां से मैं अगर कंपेयर करूं तो क्या मैं ओमेगा का मान या कोणीय चाल, या गोल गोल घूम रहा है तो कोणीय चाल जो ओमेगा होगी इसकी वो होगी क्यूबी बटे में एम। क्या होगी? क्यूबी बटे में एम। ये पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास कण है तो उसकी कोणीय चाल क्या होगी, तो कोणीय चाल जो होगी उसकी क्यूबी बटे में एम होगी। मतलब कि यहां पर क्या हुआ है, यहां पर अगर मेरे पास यहां पर कोई एक कण है तो उसमें अगर मैंने बोला कि सर t बराबर 2 पाई बटा ओमेगा है, तो ओमेगा की वैल्यू ये देख क्यूबी बटे में एम, उल्टा है ना ओमेगा, 1 बटा ओमेगा होता है। तो यह सारी बातें हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब इस पर सवाल कैसे आ सकते हैं? तो देखिए कुछ सवाल कर लेते ताकि हमें चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएगी, और उसके बाद में इसमें और भी कुछ छोटे छोटे से कंसेप्ट जो हमें डिस्कस करना होंगे। चलो भाई, तो पहला सवाल हमारे सामने, मैं सवाल देखो सारे सवाल जो इसमें होंगे मैं सीधे पापा सवाल ही करवाऊंगा आपको, एक के अंदर बहुत सारे सवाल रहेंगे ना, तो उससे हम चीजें और समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। अच्छा, अब बताओ यहां पर क्या हो रहा है, ओमेगा नियत होगा। हाँ बिल्कुल सही बात बेटा, ऐसा उल्टा भी सोच सकते ना, ये ओमेगा जो है वह अगर आवेश समान है, द्रव्यमान समान है, तो ओमेगा नियत है। तो ओमेगा नियत है इसका मतलब यही हुआ कि टी नियत है, तो टी नियत था तभी तो ओमेगा नियत हुआ। दोनों बात एक ही है। चलो, क्योंकि सर चाल भले बढ़ रही है लेकिन त्रिज्या के कारण, हाँ बिल्कुल दीपिका बिटिया, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जितना तेज फेंकोगे उतनी ज्यादा दूर चलकर आना पड़ेगा, तो इसका ओमेगा समान ही होगा। ये एक तरीके से ऐसे ही मान सकते हो ना, ओमेगा कांस्टेंट वाली बातें करी थी। क्या बातें करी थी? कांस्टेंट ओमेगा वाली बातें। सर हमने देखा था कि अगर 4 कण एक साथ घूमने हैं, 4 कणों को एक साथ घूमना है, समान ओमेगा से घूमना है, तो सर जो जितना ज्यादा दूर होगा, इसकी त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी उसकी चाल उतनी ज्यादा होगी। तो ज्यादा चाल मतलब ज्यादा त्रिज्या, तो सारे साथ में घूमेंगे, सारे साथ में घूमेंगे, सारे साथ में घूमेंगे, सारे साथ में घूमेंगे। हाँ, इनमें ऐसा भी कर सकते थे कि जरूरी नहीं है हमें एक ही पॉइंट से नीचे से शुरू करें, हो सकता है अलग अलग पॉइंट से शुरू करो, लेकिन ये सारे हमेशा अगर समान आवेश, मतलब कि मानकर मेरे पास अल्फा कण है, अलग अलग अल्फा कण है, सारे अल्फा कण है, या मेरे पास प्रोटॉन है, तो इनमें अगर मैं सबको साथ में फेंकूंगा, कहीं पर भी फेंकूं, यार प्यारे देख यहां पर देखो, फील लो और थोड़ा सा मान के चलो, मैंने यहां पर एक प्रोटॉन रखा, ये अल्फा कण रखा, ठीक है, फिर मैंने एक और अल्फा कण रखा, लेकिन अब ये अल्फा कण जो है वह मैंने यहां की जगह और बड़ी त्रिज्या पे रख दिया, यहां पर रख दिया, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट से शुरू करूं, अलग अलग पॉइंट से भी शुरू कर सकता हूं। तो अब क्या होगा, दो ही से समझ लेते फटाफट। तो यहां पर अगर मैंने एक कण रखा, यहां पर एक कण रखा, दोनों एक ही लाइन पे थे, इनको बोला भागो, तो ये भागेगा, ये घूम के यहां का, ये भागेगा, ये भी घूम के यहां, दोनों साथ साथ में घूमेंगे ना। अगर ये इनका केंद्र है तो यहां पर ये दोनों साथ साथ में घूमेंगे, क्योंकि इनका ओमेगा समान है, इनका आवर्तकाल भी समान है, ये साथ में घूमेंगे। यहां से शुरू हुआ, वही है ना कि एक पंखी की ब्लेड जैसे घूमेंगे। क्लियर है मामला आप सभी को? फील आया अच्छे से? तीनों से तो वो भी सारे साथ में ही घूमेंगे, सारे साथ में ही घूमेंगे। चलो, तो ये वाला सवाल कर लेते जल्दी से। अब सवाल पढ़ेंगे। देखो,
एक्चुअल में हमारे पास जो सवाल है वो सवालों में हम सारी ही वैरायटी ले लेंगे। तो क्या होगा, यहां पर बोला है एक ड्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा कण, 4 कण है समान वेग से, अच्छा समान वेग से एक नियत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत और अंदर की ओर है, कण के पथ के चित्र में दर्शाए हैं। अब आपको बताना है कि यहां पर कौन सा पथ किसका होगा, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा। चलो सबसे पहले तो मुझे बताओ, ए और बी को गोली मार दो, सी क्या है और डी क्या है। सी क्या, चलो सी बताओ, सबसे पहले सी बताओ, क्या बताओ इनमें से न्यूट्रॉन कौन सा है। आंसर बोल दिया आपने तो, हाँ न्यूट्रॉन कौन सा है। हाँ सी वाला न्यूट्रॉन है। सी कौन सा है और न्यूट्रॉन कौन सा, अरे सी ही तो न्यूट्रॉन है। क्यों सर, क्योंकि ये सीधा चले गया, इसे चुंबकीय क्षेत्र से कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसे चुंबकीय क्षेत्र से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यह क्या है, न्यूट्रॉन है। अच्छा अब यार देखो, अगर एक कण हमारे हिसाब से इधर वेग देंगे चुंबकीय क्षेत्र में, तो इस पे बल इधर लगना चाहिए। तो सर कण पे बल इधर लगना चाहिए था, इस पर बल इधर लगना चाहिए था, कण पे बल इधर लगना चाहिए था, बल इधर लगना चाहिए था, लेकिन कण पे बल उल्टा लग गया। ये एक ऐसा कण है, ऐसा कण जिस पे बल उल्टा लग जाए, तो सर एक्चुअल में उल्टा इसलिए लगा क्योंकि उसका आवेश अलग है, तो वो है प्रोटॉन, वो है प्रोटॉन, वो है प्रोटॉन, 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 प्रोटॉन। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन है प्यारे। ये कुछ बच्चे ऐसे भावनाओं में जाते, इतनी जोर जोर से कमेंट कर, सर नहीं प्रोटॉन, अबे प्रोटॉन का आवेश अलग होता है क्या, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का आवेश क्या होगा, प्रोटॉन का आवेश प्लस ई होगा, इलेक्ट्रॉन का माइनस ई होगा, अल्फा कण का प्लस 2e होगा। तो अलग कौन है, अलग कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन उधर भागेगा। अच्छा अब बताओ ए और बी में क्या होगा, ए और बी में कौन सा किसका होगा। तो सर दोनों अब पॉजिटिव आवेश है। अब हमें बोला समान वेग से, वेग समान होता है, आर बराबर होगा mv बटे में क्यू बी। हाँ जी सर, वेग समान है मतलब कि आर समानुपाती होगा m बटे में क्यू के। ओके ओके, मतलब कि अगर हम यहां पर देखें पहले प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए क्या लिखेंगे सर, त्रिज्या प्रोटॉन की जो होगी वो m द्रव्यमान, v चार्ज और e आवेश और b चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम देखें अल्फा कण के लिए तो क्या होगा, अल्फा कण के लिए, अल्फा कण का सर द्रव्यमान होगा 4m, चाल v है, आवेश होगा 2e, तो यह कट गया और ये हो गया दुगना। ओ हो सर जी, मुझे समझ में आ गया, यहां होगा 2mv बटे में eb, मतलब सर ये इसका दुगना, अनुपात देखो तो 1:2 आ जाएगा, या त्रिज्या जो होगी वो अल्फा की ज्यादा है, मतलब अल्फा कण ज्यादा घूमेगा, प्रोटॉन कम घूमेगा। तो अब बताओ कौन क्या है सर, ज्यादा बी घूम रहा है, मतलब बी वाला जो हो गया वो मेरे लिए अल्फा कण हो गया है, और ए वाला जो हो गया है, ए वाला जो हो गया वो क्या है, ए वाला क्या है सर, ए वाला क्या है सर, नहीं आया, ए वाला क्या है, ए वाला क्या है, ए वाला क्या है, ए वाला क्या बचा, बी पर लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सी बात सर, ए की त्रिज्या छोटी मतलब कि वो प्रोटॉन है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर ये बताओ ये पढ़ क्यों रहे हैं हम, मतलब सर इसके पहले तो समझ में आता कि विद्युत धारा हमारे घर में आ रही है सर, या सर जैसे हमको पता है कि विद्युत धारा हमारे घर में आ रही, विद्युत धारा पढ़ना जरूरी थी। अच्छा सर चलो माना विद्युत धारा आ रही, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भी पढ़ना जरूरी है, ये टॉपिक क्यों पढ़ रहा हूं मैं जिंदगी में। ये एक्चुअल में फिजिक्स में इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि केमिस्ट्री वाले भैया और बायो वाले भैया को दिक्कत ना है। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ सब कुछ खुद के लिए थोड़ी ना करते, फिजिक्स तो है ही दूसरों के लिए बना हुआ,
दूसरों को सपोर्ट देने के लिए। बताऊं एग्जाम्पल, मान के चलो कि कल को, किसका एग्जाम्पल बताऊं, केमिस्ट्री वाला भैया का एग्जाम्पल। मान के चलो केमिस्ट्री वाले सर ने सोचा कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनके पास बहुत सारा कार्बन है, बहुत सारा कार्बन है। कार्बन दो प्रकार का हो सकता है, एक C12 हो सकता है, C14 हो सकता है, ठीक है। तो उनके पास बहुत सारे कार्बन के एटम थे या कार्बन था, तो उन्होंने बोला कि भैया मेरे को अलग अलग करके बताओ C12 कितना है, C14 कितना है। तो अब क्या करोगे सर, हमारे घर में अगर हमें चावल बिनने होते हैं तो एक थाली में ले लेते हैं, उसमें थोड़े थोड़े सरकाते जाते, कंकड़ हटाते जाते हैं। सर ज्यादा होता है एक चलनी लगा लेते हैं, चलनी से ऐसे 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 हिलाते हैं सर, कचरा नीचे गिर जाता है, ऊपर वाला अच्छा आ जाता है, निकाल देते हैं। तो अब क्या करेगा, C12 और C14 को चलनी में लेके घुमाएगा, छन 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 छन। सर C12 हल्का था नीचे गिर गया, C14 बाहर आ गया, नहीं। तो कैसे करेंगे, तो इसी ये जो हम पढ़ रहे इसी का यूज किया जाता है, यही सारी चीजें यूज की जाती है। कैसी, मान के चलो कि यहां पर हमारे पास यह एक चुंबकीय क्षेत्र था। अब क्या करते यार, यहां पर एक छोटा सा हमने छेद के साथ गड्ढा किया, यह चुंबकीय क्षेत्र लिया। अब हमारे पास जो भी सारे C12 या C14 थे, है ना, उन सबको हमने इसमें से गुजारना शुरू किया। अब हो सकता है उन्हें समान चाल से गुजारे, वो एक्सेलरेटर लगा देते आगे की तरफ कि इनमें हम समान चाल से फेंक रहे हैं कि समान वेग, ये यहाँ पे समान गतिज ऊर्जा से या समान पोटेंशियल हो सकता है इनका, तो यह मतलब समान गतिज ऊर्जा से भी फेंक सकते हैं, वहां पे हम डिसाइड कर लेंगे कि किससे फेंकना है हमें। अब अगर हमने इन्हें फेंका तो क्या होगा सर, अगर मान के चलो समान चाल से, देखो किसी से भी फेंको तुम कर पाओगे, समान चाल से फेंकेगा तो भी तो कर पाएगा, समान गतिज ऊर्जा होगी तो भी कर पाएगा, क्योंकि सब फॉर्मूले सबके हैं हमारे पास, R बराबर m/q। तो सर हमें पता है यहां पर कि C12 C14, तो हमने क्या करा, इनमें एक रिएक्शन करवाई जिसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन सबका निकाल लिया, तो मतलब सारे पॉजिटिव आवेशित हो चुके हैं, सबका आवेश समान, ओके सर, चुंबकीय क्षेत्र समान, चाल समान, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसकी त्रिज्या ज्यादा। मतलब कि जब ये घूमेंगे यहां पर तो कुछ कण जो है वो घूमकर यहां से बाहर आ जाएंगे और कुछ कण घूम के यहां से बाहर आएंगे। तो जो यहां से बाहर आ रहे हैं और जो यहां से बाहर आ रहे हैं, यहां से जो बाहर आ रहा है उसका द्रव्यमान ज्यादा है, मतलब ये C14 हो गया और यहां पे C12 हो गया। ले आया मजा, C12 C14 तुरंत अलग कर दिया हमने, इधर से डाला साथ में, उधर से निकले अलग अलग। देखा चमत्कार, है ना, क्यों, क्योंकि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा सर वो ज्यादा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, वो ज्यादा घूमेगा, जिसका द्रव्यमान छोटा होगा वो कम घूमेगा। अल्लाह भाई, तो कम घूम तो ज्यादा घूम, अलग अलग कर दिया दोनों को तुरंत ही। ऐसे ही मान के चलो आपको, अब यार इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट होते हैं ना कि अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट बोलते, एक न्यूट्रॉन फेंक के मारा, अबे कैसे फेंक के मार दिया, ये ऐसे ही तो एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऐसे तो घुमा के देते हैं, दिया घुमा के, भैया जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसके हिसाब से बाहर निकल जाएंगे सारे के सारे। आई बात समझ में, हाँ ठीक है। हाँ, बायो में भी एक्सपेरिमेंट करना, जैसे इसके अलावा, है ना, जैसे जो एक्सरे मशीन्स वगैरह होती है या इसके अलावा MRI स्कैन वगैरह होता है, उन सब में भी क्या है, उसमें भी पार्टिकल्स फेंक के मारे जाते हैं इंसान पर। तो पार्टिकल्स कैसे एक्सेलरेट करें, उनको कैसे घुमाकर एक ही जगह पर डाला जाए, इसकी मदद से, चुंबकीय क्षेत्र की मदद से घुमा दिया। देखो मत, ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, है थोड़ा नखरे वाला, है ना, या ये थोड़ी नखरे वाली चीज है, लेकिन ये काम मजेदार कर देती है, ये घुमा देती है। और घुमा देना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको लग रहा होगा कि भैया ये तो सर, ये तो अभी एक बच्चे बोल रहे थे कि सर ये तो प्राइवेट स्कूल वाली है, ये तो कॉन्वेंट स्कूल वाली है, तो ये है भले ही, लेकिन ऐसा कर पाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई थोड़ा पूरा गोल घुमा देगा, और घुमाने के बाद में भी अलग अलग कर दे कि किसकी औकात कितनी है, यही दिखा दे, है ना। तो यही तो हाँ, अल्फा कण होगा, गामा रेडिएशन होता है, गामा कण नहीं होता है, ठीक है। तो अल्फा बीटा ये, या फिर अभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सबको अलग अलग कर सकते हो, फेंको इसमें, सब पता चल जाएगा, घूम के बाहर आएंगे। हाँ, इसकी बात अलग है,
ये सबसे अलग है। इसी प्रकार से एक और सवाल करते हैं, यह पापा सवाल, पापा सवाल, इसके अंदर हमें सब कुछ मिल जाएगा। इसके मतलब ये जो पार्ट है, मतलब ये जो सवाल करूंगा, इसके बहुत सारे पार्ट है और ये बहुत सारी जगहों पे कुछ ना कुछ इसका पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि तीन आवेश प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण समरूप है ना, तीन है। पहले एक बार लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं भैया इनके, वरना मामला गड़बड़ हो जाए। तीन है सर, एक है प्रोटॉन जिसका द्रव्यमान m, आवेश E बोल दिया। ड्यूट्रॉन, यो वो व्हाट इज ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान 2m होता है और आवेश E होता है। इसके अंदर ड्यूट्रॉन और हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन के अंदर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होता है और अच्छा उसे ड्यूटेरियम होता है, उसका इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वो क्या बनता है, ड्यूट्रॉन बन गया। तो वो नाभिक जो होता है ड्यूट्रॉन कहलाता है। उसके अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो इसका आवेश 2m हो गया, द्रव्यमान 2m हो गया और आवेश E रहेगा। इसी प्रकार से अल्फा कण तो हमारा प्यारा कण है सर, इसके बारे में हमें सब पता है। इसका द्रव्यमान जो होगा वो 4m होगा और इसका आवेश 2e हो जाएगा। ओके सर, बहुत बढ़िया, मजा आया। अब क्या बोला, इन्हें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में फेंका जाता है तो उनके वृत्ताकार पथ की त्रिज्याओं का अनुपात क्रमशः ज्ञात कीजिए। त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, केस नंबर 1 जब समान चाल से फेंका जा रहा है, केस नंबर 2 समान P से, केस नंबर 3 समान गतिज ऊर्जा से, केस नंबर 4 समान VACC। मतलब क्या हो गया कि यहां पर इन्हें समान विभव से त्वरित किया गया। इस सवाल का जवाब ये रहा, बस सवाल खत्म, बस आ जाओ। ये क्या है ऑक्सीजन, ये समान चाल से फेंका तो यहां पर R समान होता है, पाती होगा m/q के, है ना बेटा। ऑक्सीजन नहीं लगेगा इसके अंदर, ऑक्सीजन नहीं लगेगा। D2O वो हैवी वाटर होता है। हाँ भाई, तो पहला वाला पार्ट कर लेते इसका। सारे जवाब आपके सामने लिखे हुए, पहले वाले पार्ट में देखते क्या है सर। पहले वाले पार्ट में बोला भाई V समान होना चाहिए, V समान होगा तब क्या पढ़ा हमने सर, त्रिज्या समानुपाती होती है m/q के। मतलब त्रिज्या अल्फा कण प्रोटॉन की, त्रिज्या ड्यूट्रॉन की, त्रिज्या अल्फा कण की जो होगी वो होगा m/q। तो इसका m/e आवेश प्रोटॉन का अनुपात 2m/e अनुपात 4m/2e। तो m/e हर किसी का कट जाएगा, यहां पर ये 2 आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा 1:2:2। अब आपसे किसी 2 का भी पूछ सकता, जरूरी नहीं तीनों का पूछे, 2 का भी पूछ के करना ही है। मतलब ये वाले सवाल की गंभीरता समझ पा रहे हो, इसके अंदर में कितने सारे सवाल है। इसके अंदर ये 4 पार्ट है, फिर हर एक पार्ट में ये बात पूछ सकते हैं, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन अल्फा, प्रोटॉन अल्फा, तो सबके आंसर हमारे पास आएंगे। मतलब हर एक के अंदर 3 और है, मतलब कि 3 है इसके अंदर और ऐसे 4, 16, 12 सवाल है, सॉरी 12 सवाल है। ये एक सवाल नहीं है, 12 सवाल है इसके अंदर। अच्छा, सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाला कह रहा है सर यहां पर यार करो, तुम खुद ही करो, P समान है। तो P समान होता है सर जी, तो अभी हमने देखा संवेग समान होगा तो त्रिज्या व्यक्त क्रमानुपाती हो जाएगी आवेश की, तो कहानी ही खत्म होगी। यहां हम लिखेंगे R प्रोटॉन अनुपात R ड्यूट्रॉन अनुपात R अल्फा कण, ये होगा 1/E अनुपात आवेश लिखना है बस, 1/E अनुपात 1/2E। ये आंसर आ गया। अच्छा, तो इसको सजा भी देते थोड़ा सा, ई कट जाएगा तो सर हो जाएगा 1 अनुपात 1/2। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2 से 2 कट गया, 1 बचा। ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर का दूसरे पार्ट का। इसी प्रकार से तीसरा भी कर लेता हूं मैं। तीसरे में क्या बोला, समान गतिज ऊर्जा। तो यहां पर गतिज ऊर्जा समान है, तो इस कंडीशन में त्रिज्या समानुपाती होती है √m/q के। देखो यहां पर
अंडर रूट एम बटे में क्यू के समानुपाती। बस लिख दो सबके लिए। क्या होगा यहां पर आर अल्फा पहले लिखना पड़ेगा, आर पुड़ुम पुड़ुम प्रोटॉन, आर ड्यूट्रॉन, आर अल्फा। क्या आएगा? अंडर रूट एम बटे में ई, ये तो सच्चा आदमी है, अंडर रूट 2m बटे में ई अनुपात अंडर रूट 4m बटे में 2e। देखो क्या मैंने सही लिखे? क्या सारी वैल्यू सही है? क्लियर है मामला? ये कौन है? क्या नाम लिखा हुआ है ये? संदूस जहान। क्या बोल रहा है? मुझे नींद आ गई थी, प्लीज बता दो ना। कब से सो रहा है बेटा? समय देख, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते 3 घंटे हो चुके हैं। 7:30 बजे क्लास शुरू हुई थी, 11 बजने वाली है घड़ी में, 3 घंटे के ऊपर हो चुका है। थोड़ी देर और सो ले, कल सुबह ही नींद खोलना। फिर 4m 2m कैसे है बेटा? ये हमारे पास जो ड्यूट्रॉन होता है, वही बोल रहा हूं ना। ड्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है? ड्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, तो द्रव्यमान 2m बोला। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान समान होता है। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। मुझे लग रहा है कि अभी थोड़े दिन बाद मॉडर्न फिजिक्स पढ़ूंगा, फिर मुझे बताना पड़ेगा अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण 1 लाख करोड़ बार बता दी थी बेटा कि हीलियम का नाभिक, उसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते, उसका द्रव्यमान 4m हो गया। चल, तो क्या होगा यहाँ पे? रूट एम कट जाएगा, ई कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा? 1। अच्छा पहले एक काम करो यार, इसको थोड़ा सा ठीक कर दो। ये बचेगा, देखो रूट एम ई कट गया, 1 अनुपात रूट 2 अनुपात, यहां बचा रूट 4 बटे में 2, तो रूट 4 बटे में 2 ही होता है, तो 2 बटा 2 1 आ जाएगा। आई बात समझ में? रूट 4 क्या होता है? 2, तो 2 बटे में 2 करेगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है मामला? चलो, आखिरकार मुझे मेरा शिकार मिल ही गया। रुक जाओ भाई, ज्यादा कमेंट मत करो, पहले इसके नाम। ओहो शिट, हाँ आ गया फिर से इसका कमेंट। एक सनी नाम का बच्चा था जिसको मैंने ब्लॉक करने का बोला था, अभी तक ब्लॉक क्यों नहीं हुआ था? चलो भेज दूंगा फोटो अभी क्लास के बाद। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चौथा पार्ट, समान विभव से त्वरित किया गया है। 2 से भाग दे दो। अच्छा हाँ, तुम पीछे हो अभी। हाँ भाई, समान विभव से त्वरित किया जाएगा। क्या होगा भैया? समान विभव से त्वरित किया जाएगा, तो समान विभव से त्वरित किया जाएगा तो क्या होगा? यहां पर इसका v समान है या विभव समान है? हाँ भाई, तो यहां पर क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे सर इसकी त्रिज्या जो होगी वो किसके समानुपाती होगी? त्रिज्या समानुपाती हो जाएगी। यहां पर ये v कांस्टेंट है, तो अभी हमने देखा ये अंडर रूट, ये रूट m बटे में रूट q के समानुपाती हो जाएगी। अरे बोल लाला, ये अभी किया हमने, तो आंसर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में हम आंसर बोल सकते हैं सर ये हो जाएगा r प्रोटॉन अनुपात r ड्यूट्रॉन अनुपात r अल्फा। कितना आएगा सर यहाँ पे? ये देखो, इसको आप चाहो तो सीधे सीधे पूरे पे भी रूट लगा सकते हो, दोनों पे रूट है मतलब पूरे पे रूट लगा दो, तो जो अंडर रूट या अलग अलग भी लिखना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूट m बटे में रूट e अनुपात रूट 2m बटे में e अनुपात रूट 4m बटे में रूट 2e, यह आंसर होगा। तो क्या होगा यहां पर? क्या होगा यहां पर? यहां पर
यहां पर रूट एम और रूट ई कट जाएगा, तो क्या आएगा आंसर बताओ भैया। तो यह हो जाएगा सर 1 अनुपात √2 अनुपात √4/√2। अच्छा सर, बहुत अजीब आया है ये, देखते हैं सॉल्व करके। 1 अनुपात √2 अनुपात, इसे क्या लिख सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूं आप चाहो तो इसे ऐसा कर दो यार, √2 बचेगा। ये कैसे बचेगा, ये क्या है √4/√2, तो आप चाहो तो इसे ऐसा लिख लो √4/2, तो ये कट के 2 बचा, तो हम इसे डायरेक्ट √2 लिख सकते हैं, डायरेक्ट √2 लिख सकते हैं। आ गया मजा। ठीक है मामला। आगे बढ़े। क्या ये पूरा का पूरा सवाल सभी को समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं था, बस सॉल्व करना था, और आपको यहां पर ये जो वैल्यूज है इनका यूज करना है, फॉर्मूले आपको बता दिए, कहानी खत्म, पैसा चलो। चल आगे बढ़े। हाँ भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल अब हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और भी कुछ कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं हम। नाइस क्वेश्चन, ओके थैंक यू। और कुछ, अब हमें कुछ और देखो, अब ये क्या, ये सवाल ही बनेंगे यार, हमने थ्योरी पढ़ ली इसकी, अब इस पे और सवाल ही बन सकते हैं, इसमें और क्या क्या हो सकता है, बस यही चर्चा करनी है हमें। तो यहां पर थर्ड वाले में √2 आएगा, नहीं बेटा ये √4/2 है, √4 मतलब 2 होता है, देख इसको ऐसा कर ले, 1 अनुपात √2 अनुपात 2/2 लिखा हुआ है ना यार, ये तो 2 से √4 मतलब 2 हो गया, तो क्या बचा 1 अनुपात √2 अनुपात 1। ठीक है कहानी। चलिए अब हमें कहानी में बस ऐसी बातें, कुछ और उलझाने वाली बातें पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में बोला है कि एक मतलब मैं ऐसा बोला कि मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सीमित जगह पर ही है, सीमित जगह पर ही है, सीमित जगह पर है, मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इतनी जगह पर ही है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इतनी जगह पर ही है, इतनी जगह पर ही है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इतनी जगह पर ही है। अब यहां पर एक कण को फेंका मैंने, तो देखो अब क्या होगा सर, ये जहां चुंबकीय क्षेत्र खत्म होगा तो वो तो बाहर निकल जाएगा, तो उस पर क्या क्या सवाल हो सकते हैं ये हमें करना है ना। तो अब इसमें सबसे पहले वैरायटी का सवाल क्या, कि हमें ऐसा पूछेगा कि डी का मान, ये हटा देता हूं, कुछ नई नई बातें डिराइव करेंगे हम, कि डी का मान क्या हो, है ना। अच्छा इसमें ऐसा बोल देते यार, इसे ये क्षेत्र नंबर 1 है, ये क्षेत्र नंबर 2 है, ये क्षेत्र नंबर 3 है, मतलब 3 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित है ये कार्यक्रम, 3 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित है पूरा कार्यक्रम। तो हमें बोलेगा ये क्षेत्र 1 है, क्षेत्र 2 है, क्षेत्र 3 है। तो हमें यह पूछा है कि यहां पर इस कंडीशन में अगर आप यह चाहते हो, आप यह चाहते हो कि डी और आर में संबंध, या डी का मान लिख देते थोड़ा छोटे में, डी का मान, ताकि कण क्षेत्र 3 में ना जाए, या 3 तक ना पहुंचे, तो कहानी क्या होगी, मतलब क्या चाहते, हम ये चाहते कि ये यहां पर आए, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा छोटा बना देते हैं अब हम, ये यहां पर आए, ये यहां पर आए, और आने के बाद में ये घूम कर वापस इधर से निकल जाए। मतलब क्या हो, ये दूरी डी है, यहां पर हमने से फेंका वी चाल से फेंका एम द्रव्यमान,
तो यहां पर गया 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 गया। देखो अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए कि सर ये यहां तक जाए और ये घूम कर वापस आ जाए, घूम कर वापस आ जाए, मतलब ये यहां तक पहुंचे ही ना, मतलब क्या ये एज तक पहुंचा लेकिन ये बाहर नहीं निकला और उसके इतने में ही ये गोल घूम गया, तो ये इस कंडीशन में फिर बाहर नहीं निकलेगा। वरना क्या होगा, वरना से ये यहां तक गया और अगर बाहर निकल गया तो फिर टाटा बाय बाय, फिनिश हो जाएगा ये। तो ये कैसे काम करेगा, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर देखो यार, हमारे ये जो कण है ये मान के चलो आर त्रिज्या में घूम रहा है। कितनी त्रिज्या में घूम रहा है? आर त्रिज्या में घूम रहा है। तो अगर ये आर त्रिज्या में घुमा, आर त्रिज्या में घुमा, तो आर त्रिज्या में घूमेगा, तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि सर यदि आर का मान जो है वो छोटा हो जाए डी से या बराबर भी हो जाए डी से, समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को? यदि 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 आर का मान, इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या मुझे नहीं पता यार, तुमने फेंका, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र, तुम्हारा कण है, तुम्हारी चाल है, लेकिन डी दूरी मेरी है। तो अगर तुमने कुछ ऐसा फेंका कि यहां पर ये त्रिज्या जो है कम हो और ये डी ज्यादा हो, तो घूमकर वापस आ जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि mv बटे में qb छोटा हो जाए डी से। उल्टा भी पूछ सकते हैं कि वहां पर वो बहुत जाए बाहर, तो क्या होगा सर, ये बड़ा हो जाएगा, mv बटे में qb जो त्रिज्या होगी वो बड़ी हो जाएगी डी से, तो बाहर पहुंच जाएगा। जैसे यहां क्या हो रहा है सर, यहां इस कंडीशन में आर का मान बड़ा है डी से, या mv बटे में qb जो है वो बड़ा है डी से, तो ये बाहर पहुंच गया, उस कंडीशन में बाहर नहीं पहुंच पाएगा। और जब यह यहां पर बाहर नहीं आया तो कितने डिग्री घुमा, ऐसा भी पूछ सकते हैं हमसे, कितने डिग्री घुमा, इसका विस्थापन क्या हुआ, ऐसी बातें पूछी जा सकती है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यह कितने कोण घुमा, कितने कोण घुमा, तो कितने कोण घुमा सर, ये 180 डिग्री घुमा। कितने डिग्री घुमा? 180 डिग्री। यहां से गया घूमकर वापस आ गया, तो 180 डिग्री घुमा। अच्छा, इसका विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन कितना हुआ? तो सर हम बोल सकते हैं इसका विस्थापन जो होगा वो कितना होगा, यहां से यहां तक निकला, मतलब ये दूरी कितनी है, 2r है, इसका विस्थापन कितना होगा, 2r हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हमसे पूछी जा सकती है। इसी कंडीशन में फर्स्ट वाले में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है, बस एक छोटी सी बात, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए, आज रात को नींद ढंग से आ जाए, ये 10 मीटर पर सेकंड से अगर मैंने यहां पर फेंका, यहां पर भी वही बात पूछूंगा, यहां भी मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो यह जब बाहर आएगा इधर से, और जब ये बाहर आएगा इधर से, मान के चलो ये मैंने बोला ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, ये कंडीशन नंबर सेकंड है, तो दोनों कंडीशन में जिस चाल से बाहर आएगा, पहला सवाल, वो एक समान होगी या अलग अलग होगी? दोनों ही कंडीशन में जब ये बाहर आएगा तो चाल जो होगी वो समान होगी या अलग अलग होगी? सबसे पहली बात ये पूछ रहा हूं कि चाल जो होगी वो समान होगी या अलग अलग होगी, ये बताओ। चाल जो होगी वो समान होगी या अलग अलग होगी? चाल जो होगी वह समान होगी या अलग अलग होगी? अच्छा, जो बच्चे अलग अलग बता रहे, अब उनसे मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि वो लोग सही बोल रहे हैं, तो फर्स्ट वाली कंडीशन में ज्यादा चाल होगी या सेकंड वाली कंडीशन में ज्यादा चाल होगी जब ये बाहर आएगा? जब ये बाहर आएगा तो किस कंडीशन में ज्यादा होगी? किस कंडीशन में ज्यादा होगी, फर्स्ट वाली में या ज्यादा सेकंड वाली में? फर्स्ट वाली में ज्यादा होगी, सेकंड वाली में ज्यादा होगी। अच्छा, तो मान के चलो कि यह 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो ये यहां पर 15 मीटर पर सेकंड से बाहर निकलेगा, और यहां अगर 10 मीटर पर सेकंड से अंदर गया तो यहां 12 मीटर पर सेकंड से बाहर निकलेगा। कितनों को ये बातें अच्छी लगी? कितनों को ये बातें अच्छी लगी कि यहां पर सर ये अलग अलग होगी, 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा तो यहां पर 15 मीटर पर सेकंड से बाहर निकलेगा, या ये इधर 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा तो सर 12 से बाहर निकलेगा। 90% बच्चे बोल रहे कि सर यहां से अलग चाल से बाहर आएगा ये। जो अभी मैंने बातें बोली उन सब का एक ही इलाज है कि थोड़ा सा चुल्लू भर पानी लो और आगे समझ जाओ। यार
अत्याधिक मूर्खता से भरे प्राणी हैं यहां पर, अत्याधिक मूर्खता से भरे, मतलब अत्यंत मूर्ख की कैटेगरी में आएंगे, अत्यंत मूर्ख की कैटेगरी में आएंगे, है ना। तुम में से आधे लोग जो है वो, अभी मैं कल परसों एक छोटा सा ऐसे ही यूट्यूब, मतलब यूट्यूब पे आप जाओ तो यूट्यूब आपको चीजें दिखा देता है ना। आपको जैसे ये सारी ऐप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इतना चलते, इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि वहां जाके कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बढ़िया काम है, सबसे बढ़िया काम है कि वहां जाओ, वो अपने आप आपको दिखा देता है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। आप वहां पे एक क्लिक करो, वो खुद चलता रहेगा, वो खुद चलता रहेगा, तुम देखते रहो। अरे ये बढ़िया चीज है या बढ़िया सिस्टम है, तो इसलिए इतने ज्यादा पॉपुलर है ना। तो ऐसी मैंने तो नहीं देखा, यूट्यूब ने मेरे को एक वीडियो दिखाया, उसने एक वीडियो दिखाया जिसमें पांडा पता तुम्हें पांडा क्या होता है ना? एक प्रकार का ऐसा भालू का एक अलग प्रजाति होती है, पांडा बोलते हैं उसे। तो वो वीडियो मुझे दिखाया, 30-40 सेकंड का वीडियो था। उसको देखकर मुझे सीधे सीधे यही आरंभ बैच के पूरे बच्चों की याद आ गई। एक साथ सबको याद किया मैंने। हो सकता है कि कल ही बात है, कल ही परसों की बात है, तो दोपहर में तुम लोगों को इचकियां भी चली होंगी सबको एक साथ, ठीक है। मैं ही याद कर रहा था उस समय तुम्हें। उस वीडियो में वो दिखा रहा था कि पांडा जो होता है वो इस दुनिया में सबसे आलसी आदमी है, सबसे आलसी जानवर है। और उसकी हरकतें जो है, पांडा की जो हरकतें हैं, वो हरकतें बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी किसी भी एक बड़े या किसी भी एक जीव जैसी नहीं है। मतलब उसकी हरकतें बिल्कुल, बड़ा पांडा भी होगा तो भी उसकी हरकतें बिल्कुल 10 महीने के बच्चे जैसी हैं। मतलब पांडे को पता है कि यार अगर वो या कहीं ऊपर चढ़ा है और वहां से उसका पैर फिसल गया है तो गिर गया है, लेकिन वो नहीं सुधरेगा। वो बार बार चढ़ेगा, बार बार गिरेगा, बार बार चढ़ेगा, बार बार गिरेगा। उसे मतलब अजीब अजीब हरकतें करता पांडा। अगर आपके पास एक पेड़ है, पेड़ की एक डाली है, तो कभी कभी पांडा वो डाली पे ही सो जाएगा। पेड़ पे चढ़ा था, ऊपर चढ़ते चढ़ते थक गया, अब वो डाली पे ही सो गया। अब इतना भारी जीव अगर उस डाली पे सो, डाली टूट जाएगी, टूट जाती है, बहुत नीचे गिर जाता है, फिर ऐसा गोल 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 घूमता है, फिर देखता है, या फिर वहीं पर ही बैठे रह जाता है, फिर वहीं पर ही, है ना। और वो तो पांडा तो इतना आलसी है कि इंसान, भगवान ने उसे ओमनीवोरस बनाया। अब इसका हिंदी में क्या होता है मुझे पता नहीं। ओमनीवोरस जो होते हैं वो उस प्रकार के जीव होते हैं, जैसे इंसान ओमनीवोरस है, मतलब कि यह मांस भी खा सकते हैं और नॉर्मली जो हम पेड़ पौधे वगैरह खाते हैं वो भी खा सकते हैं। लेकिन पांडा जो है उसको, उसमें भी आलसी है। वो बोले कौन इसको मार के खाएगा, सबसे आसान है, ये बंबू मिल रही है, झाड़ियां पड़ी हुई है, इनको ही खाते रहो, जिंदगी चलती रहेगी। तुम में भी कोई अंतर नहीं है ना। मैं तुम्हें चीख के बता रहा हूं, या पूरा डिस्कशन किया, चाल नियत होती है, कार्य शून्य होता है। फिर बोल रहा हूं समान चाल से फेंक रहे, गोल गोल घूम रहे, समान चाल से ही घूमते रहेंगे। फिर यहां पर भी बोला कोणीय चाल नियत है। अच्छा सर, फिर क्या बताया? फिर ये क्वेश्चन करवाया मैंने, बोला समान चाल से फेंकेंगे, घूम घूम के समान चाल से बाहर आएंगे, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होगा तो त्रिज्या अलग अलग होगी। फिर क्या बताया मैंने? फिर ये वाले क्वेश्चन में बोला कि इन्हें फेंका तो ये गोल गोल घूम घूम के आए, समान चाल से बाहर आएंगे। v समान है, v का मान समान है, v का मान समान है, ये भी फॉर्मूला लिखा। इसमें भी वही सब कुछ किया। और फिर अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि किसकी चाल ज्यादा होगी, किसकी चाल कम होगी, तो लगे पड़े हुए हो सब। पहले वाले की ज्यादा होगी, दूसरे वाले की कम होगी। भैया सभी की चाल समान हो, चाल थोड़ी ना बदलेगी। यही तो पढ़ रहे, एक समान गति है। यहां 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो 10 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा। यहां भी 10 मीटर पर सेकंड से आया, 10 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा। सबकी चाल समान ही होगी, 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। और उसमें भी मैंने कंफ्यूज करने के बोला, अच्छा चलो ठीक है, अब बताओ यहां 15, यहां 12 है, यहां 15, वहां 12, कितने बच्चे बोलो? उसमें भी लगे हुए, हाँ सर ये सही है, वो गलत है सर। सब कुछ ही गलत था। यहां पर चाल कांस्टेंट होगी तो यहां पर सब कुछ 10 मीटर पर सेकंड से ही बाहर आएगा। अच्छा सर, ये तो सवाल भी नहीं था जिस पे मैंने इतना डिस्कशन कर लिया। अब सवाल क्या था?
सवाल यह था कि अगर इसे v चाल से फेंका तो यह कितनी चाल से बाहर आएगा, सिर्फ v चाल से बाहर आएगा। तो यहां पर इसकी जो गति होगी वो कैसी होगी, तो यहां से जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो इस पे अब कोई बल लगाने वाला नहीं है। तो एक्चुअल में चुंबकीय क्षेत्र ने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र ने बस इसे घुमा दिया, उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। तो यह v चाल से ही बाहर निकल जाएगा। मतलब आप ऐसा मान सकते हो इसकी जो चाल होगी वह 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड ही होगी, इसके घटक आ जाएंगे, बस इसका x घटक आ जाएगा, y घटक आ जाएगा। तो आपसे ऐसा पूछ सकता है, जेई में सवाल आते कि x दिशा में वेग में परिवर्तन बताइए, तो हाँ वेग में परिवर्तन हुआ है, चाल में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो 10 मीटर पर सेकंड थी तो इधर भी 10 मीटर, नहीं सर, अब ये 10 मीटर पर सेकंड, इसका घटक लिए जा सकते हैं, घटक लिए जा सकते हैं, पहली बात है ना। तो मैं एक बार फिर से बना देता हूं यही वाला डायग्राम, यही वाला डायग्राम फिर से बना देता हूं। इतनी जगह में ही चुंबकीय क्षेत्र है। हे भगवान इन्हें थोड़ी सी सद्बुद्धि दो, इनमें से पांडा वाले लक्षण थोड़े से कम करो, कम से कम भालू ही बना दो, है ना। पांडा से थोड़ा तो अच्छा कर दो सर, भले ही इनकी प्रजाति ना बदलो, बस पांडे से भालू ही बना दो, बस यही प्रार्थना है मेरी तो भगवान से। तो यहां पर ये कर्ण जो था वह v चाल से अंदर घुसा, ये यहां पर बाहर निकला। तो जब बाहर निकलेगा तो ये यहां पर ये कैसे निकलेगा, ये स्पर्श रेखीय रूप से बाहर निकलेगा, स्ट्रेट लाइन में चले जाएगा वहां से। क्यों चले जाएगा, क्यों चले जाएगा, क्योंकि अब इस पे कोई बल लगाने वाला नहीं बचा है। तो यहां पर बाहर निकलने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स लिखते जाए करो साथ साथ में। बाहर निकलने के बाद क्या होगा, स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा गति करेगा, और किस दिशा में करेगा, स्पर्श रेखीय दिशा में। स्पर्श रेखा जिस दिशा में होगी, क्योंकि क्या होता है यहां पर घूमना बंद हो गया तो सीधा निकल जाएगा। तो स्पर्श रेखीय दिशा में, स्पर्श रेखीय दिशा में, स्पर्श रेखीय दिशा में कैसी गति करेगा सर, यह स्पर्श रेखीय दिशा में सीधी गति करेगा। तो स्पर्श रेखीय दिशा में सीधी गति होगी, इसका तात्पर्य क्या है, स्पर्श रेखीय दिशा में गति करेगा, और स्पर्श रेखीय दिशा में हम लिख सकते हैं सरल रेखा में गति करेगा, रेखा में और सरल रेखा में गति होगी। ठीक है, ओके सर। तो अब हमसे ऐसा पूछ सकते हैं यार इसमें परिवर्तन कितना होता है, अगर यहाँ पे v चाल थी इसकी तो ये भी v होगी, तो इसके घटक वटक कर सकते हैं, यहाँ पे कौन थीटा होगा, तो यह क्या बोल सकते हैं, ये वाला घटक हो जाएगा v cos थीटा और ये वाला घटक हो जाएगा v sin थीटा। वैसे इतना नहीं पूछेंगे नीट में, लेकिन बस हमें पता होना चाहिए परिवर्तित हुआ, यहाँ v था, अब इस दिशा में v cos थीटा चाल बची। अच्छा, अब इसी प्रकार से हमसे पूछ सकते कि यार ये d दूरी चला तो उसका y दिशा में विस्थापन कितना हुआ, ये वाला विस्थापन कितना हुआ, ये वाला विस्थापन कितना हुआ, ये वाला विस्थापन कितना हुआ। मतलब यहां पर ये अगर तुम इससे समझना चाहते हो इस डायग्राम में से, तो ये वाला विस्थापन आपको पता करना है, ये y विस्थापन कितना हुआ। ठीक है, अब ये विस्थापन एक लाइन में मैं तुम्हें बता दूंगा, एक लाइन में, ध्यान से सुनना बस मेरी बात को। क्या हो रहा है यार, यह अगर आप एक तरीके से देखें तो जब हमने ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति पढ़ी थी, बिल्कुल शालिनी सिंह, बहुत ही बढ़िया बिटिया, तो यह एक सिंपल पेंडुलम जैसा, देखो ये यहां पर था, ये यहां पर चले गया। ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति पढ़ी थी हमने, तो उसमें देखा था कि यहां से सरल लोलक की भांति ये यहां से यहां तक चले गया, यहां से यहां तक चले गया। ठीक है, तो यह y दिशा का अगर विस्थापन आपको याद हो तो वहां पर मैंने h का मान बताया था r या l 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहां हो जाएगा r 1 माइनस कॉस थीटा। ये मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, है ना। लोग बोलते हैं हम मंदिर में झूठ नहीं बोलते, हम मस्जिद में झूठ नहीं बोलते,
हमारे हाथ में गीता होती है, गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, आप कभी आप जो कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। सर हम जब कुरान अब देखते हैं, हम नमाज पढ़ते तब उसके बाद में हम झूठ नहीं बोलते हैं। मैं सच्ची बोल रहा हूं पूरी ईमानदारी से, है ना, क्योंकि मेरे लिए गीता, भगवत गीता, रामायण, कुरान, बाइबल सब यही है, ये बोर्ड है, बस यही मेरा धर्म है ना। अगर मैं 10 दिन तक या 15 दिन तक या 1 महीने तक मंदिर ना जाऊं तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं भगवान से दूर हो रहा हूं। लेकिन मैं यहां पे आगे क्लास ले लेता हूं, तुम्हें पढ़ा लेता हूं, तो मुझे लगता है कि हाँ आज मैंने अपना कर्म कर दिया, क्योंकि कर्म ही धर्म है। तो बोर्ड के सामने खड़े होकर मैं बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूं कि अभी ये जो सब कुछ मैंने पढ़ाया, इस सब में अगर आपने कक्षा 11वीं पढ़ाते वक्त थोड़ा भी ध्यान दिया हो और थोड़ा भी रिवीजन किया हो, तो ये पूरा टॉपिक जो है वो आपके लिए बिल्कुल मक्खन होना चाहिए था, बिल्कुल मक्खन। मतलब इसमें अगर मैं आपको स्टार्टिंग में आके ये वाला फॉर्मूला बता दूं बस, ठीक है, तो इसके अलावा और कोई नई बात नहीं है आपके लिए आज की क्लास में, कोई नई बात नहीं है आज के लिए। मतलब एक तरीके से आज मैंने रिवीजन करवाया, तुम्हें ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, आज मैंने तुम्हें रिवीजन करवाया और कुछ नहीं करवाया, बस, है ना। रोज अगरबत्ती लगाने से, दिया लगाने से, है ना, या रोज आप जो भी कर रहे हो भगवान के लिए, वो सब करने से मन को शांति मिलती है। तो वही मन की शांति मुझे पढ़ाकर मिलती है और आपको पढ़कर मिलना चाहिए, है ना। कर्म करने से मन खुश होना चाहिए, और कर्म अगर सच्चे होंगे तो मन तो खुश होगा ही होगा। तो बस उसी मन खुश या उसी खुश मिजाजी से मैं बोल रहा हूं आपको कि भैया जो मैंने आपको पढ़ाया वो सब कुछ जो था वो पुराना रिवीजन था और कुछ नहीं था आज नया, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने इस पे काफी सारी बातें करी, इस पे कुछ और सवाल थे जो मैं आपसे होमवर्क में भी डालूंगा, इस प्रकार के सवाल। अच्छा, मैं तुम्हें बोलता रहता हूं ना कि यार बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैं सवाल करवाता हूं वो नीट में ऐसा कैसा पूछा जाता है। यह सवाल में एक धारावाहिक चालक दिया, यहां पर एक आवेश फेंका है, इस पे बल पूछा है। मैं जिस दिन करवा रहा था उसके अगले ही दिन नीट का पेपर हुआ था, और वो था नीट 2021 में, और वही सवाल एग्जैक्ट नीट के पेपर में आया था। यह सवाल आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे। हिंट दे देता हूं, क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का सीधा तार है जिसमें 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। 10 सेंटीमीटर की लंबवत दूरी पर वायु में इलेक्ट्रॉन 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से तार के समांतर प्रक्षेपित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया बल क्या होगा। देखो, ये क्या करवाना चाहता है, हमसे थोड़ा सा एडवांस वर्जन पूछना चाह रहा है। क्या अभी हमें पता चला कि सर अगर हमारे पास एक कण होगा तो उस पर बल होता है F बराबर QVB होता है। अब यहां पर बी चुंबकीय क्षेत्र इसने डायरेक्ट नहीं दिया, इसने बोला एक तार है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालो। तो हमें पता है, फॉर्मूला बता रहा हूं कि सर धारा इधर जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा, मतलब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस होगा, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा अनंत तार है तो μ0I/2πd हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, कण ऊपर जा रहा है तो बल इधर लगेगा, लेकिन जो कि ये इलेक्ट्रॉन है तो बल विपरीत दिशा में लग जाएगा। देख, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ उसने, इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया बल। तो ये बल जो होगा, ताक्षणिक बल जो होगा वह कितना हो जाएगा, F बराबर QVB हो जाएगा। Q इलेक्ट्रॉन का आपको बताया, चाल दी गई है, V की वैल्यू होती है μ0I/2πd। वैल्यू रखो, आंसर पाओ, खुश हो जाओ, आगे बढ़ जाओ। ये वाला सवाल आपको होमवर्क में रहने वाला है। साथ ही साथ इसके अलावा, है ना, एग्जैक्ट, चलो ये चूड़ी अंतराल वाला तो अभी मैं करवाऊंगा आपको अगली क्लास में। हाँ, ये वाला भी एक बार ट्राई करना है आपको, और ये वाला भी ट्राई करना है। ये सब सेम ही है, जो भी मैंने थ्योरी पढ़ाई आपको उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, और ये वाला होमवर्क में करना है नीट 2021 का सवाल। यह 3-4 सवाल आपको कल की क्लास तक करके लाने हैं। हाँ,
कर्म अगर तेरे अच्छे हो तो किस्मत तेरी दासी। अरे नीचे चले गया। किस बच्चे ने कमेंट किया था ये? एक बच्चे ने बहुत प्यारी लाइन लिख के दी थी अभी। हाँ, लेक्चर नंबर 3 की स्लाइड्स का मैं फिर से बोल दूंगा। हाँ, कर्म अगर तेरे अच्छे हो तो किस्मत तेरी दासी। कर्म अच्छा, मन अगर शुद्ध हो, मन अगर शुद्ध हो तो हर घर मथुरा और काशी। बहुत ही बढ़िया। कर्म अगर तेरे अच्छे हो तो किस्मत तेरी दासी, और मन अगर शुद्ध हो तो हर घर मथुरा और काशी। हरिओम नहीं दिख रहे, वो चिंता ना करो, और थोड़े दिनों इलाज होता रहता है ना। यूट्यूब पे सेमीकंडक्टर करवा दो। अभी नहीं करवाएंगे यार सेमीकंडक्टर, है ना। अब मैंने यूट्यूब पे, कल मेरी क्लास होगी, मैंने किरण प्रकाश की शुरू कर दिया यूट्यूब पे। चलिए, तो कल की क्लास में हम इसमें आगे बढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर का मेन पोर्शन जो है हम कल खत्म कर देंगे। हमें अब धारावाही चालक अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा रहता है उस पर कितना बल लगता है, उस पर कैलकुलेशन करना है। कल वही मेन टॉपिक रहने वाला हमारा। और बस परसों की क्लास में हम, कल शुक्रवार है ना, तो शनिवार के दिन भी हम क्लास करेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, शनिवार के दिन हो सकता है कि हम क्लास थोड़ी जल्दी कर लेंगे, मतलब मैं पहले क्लास रख लूंगा, और सोमवार के दिन मैं आपको इस पे होमवर्क के क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा। फिर हम मंगलवार से नया चैप्टर शुरू कर देंगे। चलिए, तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज करें ना। मिलते कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।